हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं जेरेमी बेंथम को। जेरेमी बेंथम के कंप्लीट पॉलिटिकल थॉट्स को आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जेरेमी बेंथम का जो टाइम पीरियड है वो है 1748 से लेके 1832 तक। बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 इंग्लैंड में वकीलों के खानदान में हुआ। यानी पारिवारिक तौर पर अगर देखें तो इनके फैमिली मेंबर्स, इनके फादर वकील थे, एडवोकेट थे और इन्होंने भी एडवोकेसी के अंदर काम करना शुरू किया। लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के बाद कानून का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने विधियों में संशोधन का आंदोलन चलाया। यानी इंग्लैंड के अंदर जो प्रचलित कानून थे, कानूनों के अंदर बहुत सारी खामियां थी, कानून बहुत खराब वहाँ के कानून थे। तो उसको अमेंडमेंट, संशोधन करने का इन्होंने एक आंदोलन इंग्लैंड के अंदर चलाया था। उनके विचार 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुए हैं और भारत के राजा राम मोहन रॉय के साथ भी उनका पत्राचार था। यानी राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा का खात्मा किया इंडिया के अंदर और सामाजिक सुधार लाए, तो उनके साथ इनका पत्राचार था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बेंथम से प्रेरणा ग्रहण कर ही भारत में समाज सुधार के कार्य करवाए थे। 6 जून 1832 को बेंथम की मृत्यु हो गई थी। तो यहां पे देखते हैं इनकी राइटिंग्स। कई बार इनकी राइटिंग्स पूछी जाती हैं। मेन राइटिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली 5 इनकी मेन राइटिंग्स है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे पहले है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। 1776 में इन्होंने ये बुक लिखी और ये ग्रंथ उन्होंने ब्लैकस्टोन की आलोचना तथा वकालत की आलोचना में लिखा था। यानी जो एडवोकेसी है, एडवोकेट का जो एक जीवन होता है और किस तरीके से एडवोकेट्स चीज़ों को अपने हिसाब से बदलते हैं, फेरबदल उसमें करते हैं, तो ये सब कुछ उन्होंने उसकी आलोचना में लिखा था। और एक प्रोफेशन के तौर पे जो एडवोकेट का जो एक प्रोफेशन होता है उसकी भी इन्होंने आलोचना की है। इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में ये बुक इन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने उपयोगितावाद की परिभाषा दी है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बेंथम ने किस पुस्तक के अंदर यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया। तो ये है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789। नेक्स्ट है मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1793। डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन और लास्ट किताब है अ डिफेंस ऑफ यूजुरी। तो आगे देख लेते हैं इनकी मुख्य अवधारणाएं, इनके मुख्य विचार क्या है। तो बेसिकली आपको पता ही है जेरेमी बेंथम को फादर माना जाता है यूटिलिटेरियनिज्म का, क्योंकि इन्होंने उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म को क्रमबद्ध तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से परिभाषित किया और क्रमबद्ध तरीके से उसे लगाया। हालांकि इससे पहले ही यूटिलिटेरियनिज्म के सिद्धांत दिए जा चुके थे, लेकिन क्रमबद्ध करने वाले ये पहले चिंतक थे, इसलिए इन्हें फादर कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म का। और उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है इन्होंने हेल्वेटिस प्रिस्टले से लिया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत किससे लिया, तो ये लिया इन्होंने प्रिस्टले से, हेल्वेटिस प्रिस्टले। दूसरा सिद्धांत इनका है सुखवाद का सिद्धांत। सुखवाद यानी हिडनिज्म, यानी व्यक्ति जितने भी काम करता है उसका केंद्र क्या होता है, सुख। यह सुखवाद का बेसिक अजम्पशन है कि व्यक्ति जितने भी काम करते हैं उसका जो बेसिक जो क्रक्स होता है वो सुख होता है, सुख प्राप्त करना होता है। तो सुखवाद का सिद्धांत बेंथम ने एपिक्यूरियन दार्शनिकों से लिया था और सुख दुख को ये सब्जेक्टिव मानते हैं। इन्होंने 14 सुखों और 12 दुखों की बात की। उपयोगितावाद की उत्पत्ति भी सुखवाद से हुई। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुखवाद का आधार क्या है।
बेस क्या है, उपयोगितावाद का आधार क्या है, उपयोगितावाद का बेस क्या है? तो उपयोगितावाद का बेस है, आधार है सुखवाद। यानी जो चीज आपको सुख देती है वो उपयोगी है। ठीक है, सुख क्या है? आधार है। जैसे कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी को आधार बताया था हर चीज का, शोषण का, समाज का, कल्चर का, उसी तरीके से सुखवाद को इन्होंने आधार बताया उपयोगितावाद का। यानी अगर राज्य सुख देता है तो वो उपयोगी है, अगर आपको जुआ खेलने में सुख मिलता है तो वो उपयोगितावाद है, आपको पोएट्री पढ़ने में सुख मिलता है तो वो उपयोगितावादी है। यानी इनके उपयोगितावाद की उत्पत्ति कहां से हुई? सुखवाद की। और इन्होंने सुखों को क्या है? सब्जेक्टिव माना, यानी 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुखों की इन्होंने बात की है। उन्होंने सुख और आनंद में भेद किया। ठीक है, इन्होंने प्लेजर, यानी प्लेजर, आनंद तो मात्र व्यक्तिगत संवेदना है, जबकि हैप्पीनेस, दो चीजें हैं यहां पे। सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, और आनंद का मतलब होता है प्लेजर। प्लेजर को इन्होंने क्या बोला? प्लेजर जो होता है, आनंद जो होता है, व्यक्तिगत संवेदना मात्र से होता है। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत संवेदना है प्लेजर। आपको किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ बातें करने में आनंद आता है, तो वो क्या है? वो जस्ट प्लेजर है, वो मात्र व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं। ठीक है, आपको झूले में झूलना अच्छा लगता है, आपको प्लेजर देता है, आपको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, तो वो एक मात्र प्लेजर है, वो व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं। परंतु सुख व्यक्तिगत संवेदना मात्र नहीं है, बल्कि ये एक मनोस्थिति है। सुख क्या है? सुख व्यक्तिगत संवेदना नहीं है, सुख ये एक मनोस्थिति है, और इस मनोस्थिति में हर कोई पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राज्य क्या है? राज्य सुख देता है। राज्य क्या है? राज्य सुख देता है। प्लेजर तो राज्य नहीं दे सकता है, लेकिन राज्य सुख देता है। ठीक है, तो राज्य अगर सुख देता है तो ये एक मनोस्थिति आपके लिए देता है, आपको अधिकार देता है, आपको भौतिक वस्तुएं देता है। तो राज्य मतलब इनका कहने का मतलब है, जो प्लेजर होता है वो व्यक्तिगत संवेदनाएं होती है, जबकि जो सुख होता है, हैप्पीनेस होती है, वो एक मनोस्थिति होती है। योगा से भी वो मनोस्थिति मिल सकती है, और अथवा संवेदनाओं का पुंज है, आनंदों का निचोड़ है। ठीक है, सुख क्या है? सुख आनंदों का निचोड़ है। अब सुख और दुख के स्रोत भी इन्होंने बताए हैं कि सुख और दुख हमें स्पेसिफिक चीजों से मिलते हैं। लाइक सबसे पहले देखिए भौतिक, इन्होंने बेसिकली 5 स्रोत बताए हैं सुख और दुख के। इन 5 स्रोतों से आपको सुख भी मिलता है, और इन्हीं 5 स्रोतों से आपको क्या है? दुख भी मिलता है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले भौतिक स्रोत इन्होंने बताया सुख और दुख का। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सुख या दुख। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या है? प्राकृतिक स्रोत लिए। प्राकृतिक स्रोतों में आप पानी ले लीजिए। पानी में तैरने से आपको सुख भी मिल सकता है, अगर आपको अच्छी स्विमिंग आती है। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो पानी में आप डूब भी सकते हैं, तो एक दुख का कारण भी है और सुख का कारण भी है। राजनीतिक के अंदर यदि कर्ज ना चुकाने से दुख मिले तो वो राजनीतिक दुख है, और राजनीति में अगर आप जीत जाते हैं, आप सत्ता में आते हैं, तो आपको राजनीतिक तौर पे सुख भी मिल सकता है। नैतिक दुख से मतलब है, अगर आपके मन में पश्चाताप हो किसी काम को लेके, तो आपका दिमाग क्या है? हमेशा इस तरीके से सोचता रहेगा कि मैंने ये गलत काम किया है, तो आप जिंदगी भर दुखी रहोगे। और नैतिक रूप से आपको सुख भी मिलता है, अगर आपने किसी का अच्छा काम किया हो, किसी का भला किया हो, तो नैतिक रूप से आपको सुख और दुख दोनों मिल सकते हैं। लौकिक, समाज किसी कार्य के लिए दंडित करे। लौकिक मतलब जो लोगों ने कानून बनाए हैं, या जो सिविल सोसाइटी के कानून हैं, उसे लौकिक कहा गया है। लौकिक से क्या है? समाज अगर आपको किसी कार्य के लिए दंडित करे तो वो लौकिक क्या होगा? दुख। और किसी कार्य के लिए आपको सम्मानित करे तो वो लौकिक सुख होगा। धार्मिक, लास्ट इन्होंने बताया है, धार्मिक स्रोत है सुख और दुख का। धार्मिक विश्वासों के कारण होने वाला सुख या दुख। तो धार्मिक विश्वास ऐसा था, सती प्रथा भारत में अपनाई जा रही थी उस दौरान, तो सती प्रथा के
कारण क्या है, दुख मिल रहा था, और धार्मिक जो चीज़ों में विश्वास रखते हैं उसके कारण आपको सुख भी मिलता है क्योंकि आप उसके द्वारा नैतिक काम भी करते हैं। तो ये 5 स्रोत इन्होंने बताए सुख और दुख के। आगे ये फैलिसिफिक कैलकुलेशन की बात करते हैं, यानी सुख कलन की ये बात करते हैं, यानी सुख और दुख को मापा जा सकता है, इसकी क्वांटिटी होती है। इन्होंने क्वांटिटेटिव सुख या दुख की बात की है, यानी कितना सुख कितनी मात्रा में आपको मिला उसको नापा जा सकता है, ठीक है। और इसे ही इन्होंने फैलिसिफिक कैलकुलस कहा है। कम या ज्यादा सुख 7 तत्वों से निर्धारित होता है, और ये 7 जो तत्व है इसी को फैलिसिफिक कैलकुलस कहा गया है, ठीक है। यानी सुख कलन, सुख को आकलन करने वाली मशीन आप कह लीजिए, या फिर सुख को आकलन करने वाला ये 7 तत्व आप कह लीजिए, इसके द्वारा सुख और दुख को मापा जा सकता है। सबसे पहला इन्होंने बताया, पहला तत्व प्रगाढ़ता। अगर कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जिसके कारण सुख क्या है, सुख आपको बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, कुछ काम आप कर रहे हैं जिससे आपको कम सुख मिल रहा है, तो प्रगाढ़ता के आधार पे भी मापा जा सकता है सुख या दुख। किसी आदमी को पोएट्री पढ़ने में सुख मिलता है तो किसी आदमी को क्रिकेट खेलने में सुख मिलता है। प्रगाढ़ता क्या है उसकी, वो कितना ज़्यादा इंटेंसिव आपको मिल रहा है। दूसरा अवधि, आपने ऐसा काम किया जिसके कारण आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए सुख मिल रहा है। एक काम आपने ऐसा किया, नैतिक काम आपने ऐसा किया जिसकी वजह से जिंदगी भर आप सुखी रहे, तो उसकी अवधि भी डिसाइड करती है सुख या दुख को नापने के लिए। निश्चितता, यानी एक काम आपने ऐसा किया जिससे निश्चित रूप से आपको हैप्पीनेस मिलनी है, और वो हैप्पीनेस क्या है, आपकी बढ़ती रहेगी, तो वो निश्चितता भी उसमें होनी चाहिए। चौथा इन्होंने तत्व बताया सामीप्य। सामीप्य का मतलब होता है कि कितना आपके क्लोज है वो, कितना आपको उससे सुख मिला। उर्वरता, उर्वरता मतलब आपने एक काम किया, ठीक है, आपने एक काम किया और वो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को अच्छा गाइड किया और उसका जीवन सुधर गया, ठीक है। आपने एक काम किया, किसी को सलाह दी, किसी को आपने सलाह दी, और उससे क्या है, उससे किसी का जीवन क्या है, उससे किसी का जीवन सुधर गया, ठीक है। जीवन सुधर गया, जीवन सुधर गया तो उसके बच्चों का भी जीवन सुधरेगा, आगे आगे इस तरीके से। वो क्या है, उर्वरता उसमें होनी चाहिए। अगर उर्वरता किसी सुख में है तो वो अच्छा सुख है, वो बढ़िया सुख है। सॉरी। शुद्धता की बात भी इन्होंने की। कोई भी काम इंसान करता है तो सुख के साथ थोड़ा बहुत दुख भी मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पहाड़ पे चढ़ते हैं और पहाड़ से आप कोई बहुत बढ़िया व्यू देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, आपके पाँव में कांटे भी चुभ सकते हैं, आपको काफ़ी तकलीफें होगी। तो शुद्धता उसमें कितनी है, उसमें शुद्धता बेंथम के अनुसार कम है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऊपर आप पहुंच गए, आपको एक घड़ी का सुख मिला, लेकिन वापस उतरने में आपको दुख मिला। तो शुद्धता यानी आपको कितना प्योर उससे सुख मिला। सीमा यानी उसकी लिमिटेशन क्या है। ये 7 तत्व इन्होंने बताए। इसी के आधार पर फैलिसिफिक कैलकुलस यानी सुख और दुख को नापने का यंत्र इन्होंने तैयार किया, फॉर्मूला तैयार किया। अब देखते हैं इनकी राज्य की अवधारणा। सबसे पहले देखिए, राज्य को ये क्या मानते हैं, मशीन। राज्य को ये क्या मानते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम कह लीजिए, मशीन कह लीजिए। इन्होंने कहा कि राज्य एक मशीन की तरह है जो लोगों के सुख के लिए है, ठीक है। ये कृत्रिम है, लोगों ने अपने सुख के लिए बनाया है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखिए, राज्य का काम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। राज्य का काम क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। फॉर एग्जाम्पल किसी राज्य में 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोग में से कम अगर आपका मैक्सिमम फॉर एग्जाम्पल 99 लोग अगर राज्य के काम से खुश है तो ये काम उचित है। अधिकतम तो वैसे 50+1 आ जाता है, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आज के टाइम में बोला गया है कि 50 से ज़्यादा व्यक्तियों को अगर सुख मिल रहा है तो वो क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। इसी की आगे चलकर उदारवाद ने काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। जॉन रॉल्स ने स्पेसिफिकली इसकी आलोचना की कि आप अधिकतम व्यक्ति यानी 50+1
अगर 100 व्यक्ति है, 50 + 1 यानी 51 लोग अगर सुखी है तो आप राज्य के काम को सही मान रहे हैं, जबकि 49 लोगों को आप इग्नोर कैसे कर रहे हैं? 49 लोग तो उससे सुखी नहीं है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। हालांकि ये सिद्धांत इन्होंने दिया, बाद में इसकी आलोचना भी की गई थी। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता जो है उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा सामाजिक उपयोगिता के कारण राज्य बना है, ना कि किसी समझौते के कारण। इसकी क्योंकि उपयोगिता है, ये क्योंकि व्यक्तियों के लिए सुख प्रदान करता है, क्योंकि व्यक्तियों को क्या है, ये कानून के द्वारा क्या है, कंट्रोल करता है, उनके अधिकारों को ये सुरक्षित करता है, इसलिए उपयोगी है। सामाजिक समझौते को इन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और सामाजिक उपयोगिता राज्य के जन्म का कारण इन्होंने बताया। इन्होंने सावयव सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। इससे पहले जो हीगल ने इससे पहले की अगर हम बात करें, जैसे एरिस्टोटल है, प्लेटो है, उन्होंने सावयव सिद्धांत दिया था, यानी राज्य क्या है, राज्य एक शरीर की भांति है और जो सदस्य है, जो व्यक्ति है, वो उसके अंग है। अब देखिए सावयव सिद्धांत ऑटोमेटिकली ये इसका आलोचना हो जाती है, क्योंकि इन्होंने मशीन माना है। राज्य क्या है, मशीन। तो मशीन जो है वो व्यक्तियों के सुख के लिए होती है, जबकि आंगिक सिद्धांत के अंदर इसका उल्टा होता है। व्यक्ति क्या होते हैं, राज्य के अधीन आ जाते हैं और व्यक्तियों का शोषण होता है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या है, इन्होंने सावयव सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। बेंथम के अनुसार यदि किसी जनसमूह में कुछ सदस्यों के अंदर एक या अधिक अन्य सदस्यों की आज्ञा पालन करने की आदत विद्यमान रहती है तो वह संपूर्ण जनसमूह एक राजनीतिक समाज है। यह परिभाषा कई बार इनकी पूछी जाती है। इनका कहना है कि अगर कोई समाज के अंदर ऐसा समूह है जो किसी अन्य सदस्यों की आज्ञा पालन करने की आदत रखता है, ठीक है, तो वो राजनीतिक समाज है, इस तरीके से ये कहते हैं। राज्य का कार्य व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना है, क्योंकि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के कारण क्या है, प्लेजर या फिर सुख जो है आपका, हैप्पीनेस है, हिडोनिज्म है या फिर उपयोगितावाद है, उसको बढ़ावा मिलता है। दंड तथा पुरस्कार सुख समृद्धि के लिए दिए जाएं, वह राज्य का हर कानून बुराई है। अब इन्होंने क्या कहा, जितने भी प्रकार के दंड है, जो दंड दिए जाते हैं राज्य द्वारा या फिर पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य द्वारा, वो सुख समृद्धि के लिए दिए जाने चाहिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। आगे इन्होंने पैनोप्टिकल जेल की जो अवधारणा दी थी, जिसमें कैदी जो होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया है उनको सुधारने की बात की थी, उनको दंडित करने की बात ये नहीं करते हैं, बल्कि उनको सुधार करने की बात ये करते हैं। उनकी आस्था गणतंत्रात्मक शासन में थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने चुने हुए राजतंत्र की बात की, जो कि अभी भी इंग्लैंड के अंदर विद्यमान है। तो इन्होंने क्या है, इलेक्टिव किंग की बात की थी, मोनार्की की बात की थी। तो ये गणतंत्रात्मक शासन में अपना विश्वास रखते थे। वह हाउस ऑफ लॉर्ड के विरोधी थे, वह सूदखोरी के प्रबल समर्थक थे। अब ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पे चुने हुए लोग नहीं आते, ये वंशानुगत तरीके से आते हैं चुन के, ठीक है, चुन के नहीं, आप कह सकते हैं राजा का बेटा राजा है, उस तरीके से ये हाउस ऑफ लॉर्ड चलता था। तो इसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा था कि जो लॉर्ड है या फिर लॉर्ड सभा के जो मेंबर है वो भी चुन के आने चाहिए, गणतंत्रात्मक विधि होनी चाहिए। सूदखोरी, यूजरी, हमने देखा था एक शुरू में इनकी बुक देखी थी, इन सपोर्ट ऑफ यूजरी, यानी ये सूदखोरी के भी समर्थक थे। यानी अगर आपके पास जमीन है तो आपको उसका कर मिलना चाहिए, सूद जिसे कहा जाता है। आपने किसी को पैसा दिया है तो उसकी ब्याज यानी सूद आपको मिलना चाहिए। तो सूदखोरी जो है उसके भी ये समर्थक थे। अब देख लेते हैं इनके कानूनों पर विचार। कानून द्वारा अधिकतम सुख के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, कानून द्वारा अधिकतम सुख के लिए क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं और 100 में से 40 लोग कुछ और डिमांड कर रहे हैं, 60 लोग कुछ और डिमांड कर रहे हैं, तो इन 40 लोगों को दबाया जाएगा कानून के द्वारा और 60 लोगों यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सुनिश्चित किया जाएगा और ये 40 लोग
दबाए जाएंगे कानून द्वारा। तो इस तरीके से ये बात करते हैं। नैतिकता को वह व्यक्तिगत प्रश्न मानते हैं, यह कानून से बाहर है। जो मॉरलिटी है, मॉरलिटी कानून के दायरे में नहीं आती, ये व्यक्तिगत विषय है बेंथम के अनुसार। वह स्वतंत्रता की अपेक्षा सुख पर अधिक बल देते हैं। स्वतंत्रता उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सुख इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता सुख के लिए ही तो दी जाती है, यानी स्वतंत्रता की अपेक्षा ये सुख पर अधिक बल देते हैं। जब जेएस मिल को हम पढ़ते हैं तो जेएस मिल स्वतंत्रता को ज़्यादा और सुख को कम महत्व देते हैं। प्रभुसत्ता को वह सीमित बताते हैं, यानी प्रभुसत्ता क्या है, वो लिमिटेड है। राज्य व्यक्तियों के ऊपर तानाशाह नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों ने ही तो बनाया है, इसलिए ये लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात करते हैं। और कानून के 4 प्रकार के लक्ष्यों की ये बात करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी। कानून क्या है? सिक्योरिटी के लिए व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए ये बनाए जाएंगे। सब्सटेंस, वस्तुता। वस्तुता का मतलब होता है कि जो चीज़ें या फिर जो सुविधाएं राज्य ने प्रदान की है उसको लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना। एविडेंस यानी समृद्धि। कानून क्या है? कानून का जो लक्ष्य होता है, कानून का लक्ष्य होता है व्यक्तियों को समृद्ध बनाना, व्यक्तियों का विकास करना, और उनके विकास में अगर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको दंडित करना। और लास्ट इन्होंने बताया इक्वालिटी, यानी कानून के द्वारा क्या है, सभी लोगों को समान करने की कोशिश की जाएगी। आगे ये कहते हैं प्रभु के आदेश का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कानून सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कानूनों को इन्होंने बेसिकली 2 प्रकार का माना, देवीय कानून तथा मानवीय कानून। आगे इन्होंने और डिवाइड किया है। देवीय कानून सिंपली जो प्राकृतिक कानून आप कह सकते हैं, जो भगवान ने बनाए हैं उसे देवीय कानून कहा गया है। नैतिकता के आधार पर जितने भी कानून होते हैं वो देवीय कानून की श्रेणी में इन्होंने रखे हैं। मानवीय कानून को आगे इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 प्रकार के कानून पहले बताया, देवीय और मानवीय, और इसे आगे इन्होंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून, दूसरा संवैधानिक कानून, तीसरा नागरिक कानून और चौथा दंड संहिता। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को डिफाइन करने वाले पहले शख्स जो थे वो थे जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी को पता है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जगत को कंट्रोल किया जाता है। संवैधानिक कानून जो किसी देश के संविधान को चलाने के लिए जरूरी होते हैं या संविधान में वर्णित किए होते हैं। नागरिक कानून जिसके द्वारा नागरिकों को कंट्रोल किया जाता है देश के अंदर। और दंड संहिता जैसे हमारे आईपीसी है, अगर कोई जुर्म कर ले तो जुर्म के लिए उन्हें क्या सजा दी जाएगी। तो ये 4 प्रकार के कानून बताए इन्होंने। अधिकार, सबसे पहले ये प्राकृतिक अधिकारों को बकवास मानते हैं, और ये कई बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों को, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को बकवास किसने कहा? तो ये बेंथम ने कहा था। वह अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी बल देते हैं। अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, वैधानिक और नैतिक अधिकार। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई चीज नहीं होती है, बकवास है, क्योंकि अधिकार हमेशा राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था से हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलते हैं। वैधानिक अधिकार का मतलब होता है लीगल राइट। लीगल राइट यानी जो अधिकार लीगली किसी व्यक्ति को मिलते हैं स्टेट के द्वारा। नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार यानी जो व्यक्तियों के नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, इस प्रकार के अधिकार। अपराध के लिए दंड अनुपात में मिलने चाहिए। इन्होंने आगे कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो दंड अनुपात में मिलना चाहिए, जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा उसे दंड, जितना कम अपराध उतना कम दंड। और साथ में जेल सुधार के संबंध में इन्होंने पैनोप्टिकन आदर्श इमारत बनाई थी। पैनोप्टिकन एक आदर्श इमारत थी, ये इस प्रकार की एक जेल थी जिसमें इधर इधर ये आपके सेल होते थे और बीच में जेलर बैठा होता था, और वो इन लोगों के क्या है, इन लोगों के ऊपर नज़र रखता था और इनके व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करता था। दंड के ये बेसिकली ज़्यादा खिलाफ थे और सुधार ये करना चाहते थे कैदियों में। उनका मानना है यदि किसी बुराई को दूर करने के लिए प्रतिरोध करना पड़े तो वो न्याय युक्त है। अगर बुराई को खत्म करना है तो आप विरोध कर सकते हैं। बेंथम पहला ऐसा व्यक्ति था
जिसने आधुनिक युग में राजनीतिक समानता की बात की, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया था। यह नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। इनका मानना है कि राज्य मुफ्त खोरों को जन्म ना दे, राज्य नैतिक संस्था नहीं है। लोकसभा के सदस्य डेलीगेट हो, ना कि प्रतिनिधि, जिनका चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए। यानी वार्षिक चुनाव की बात किसने की थी? बेंथम ने। और डेलीगेटेड डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं ये। तो कई बार ये पूछा जाता है हु इज रिलेटेड विद डेलीगेटेड डेमोक्रेसी, तो या लोकतंत्र का डेलीगेटेड मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है बेंथम ने। और लोकतंत्र का प्रतिनिधियात्मक मॉडल किसने दिया है? ये दिया है जेएस मिल ने। ठीक है। डेलीगेटेड मतलब कि जो आपके प्रतिनिधि होंगे, जो चुन के जाएंगे, वो डेलीगेट के तौर पे होंगे, आपका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। ठीक है। लास्ट देख लेते हैं। शिक्षा देना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। वह नारीवादी नहीं बल्कि प्रजातंत्र का समर्थक था। तो नारीवादी कौन था? जेएस मिल। ये नारीवादी नहीं थे, नारियों को ये इक्वल अधिकार देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। और शिक्षा को क्या है? स्टेट कंट्रोल ये मानते हैं। तो ये था हमारा बेंथम के ऊपर एक लेक्चर, जिसके अंदर हमने बेंथम के प्रमुख विचारों को डिटेल में समझने की कोशिश की। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।